आज़ाद साहब के साथ जुड़े, अभी तो कोई पार्टी नहीं ना, जो आज़ाद साहब जिनने रिजाइन कर दिया एकदम से कुछ भी जाने बगैर। मतलब ताराचंद जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अपना उनका एक कद है पॉलिटिक्स में, उसने 2 मिनट भी सोचे बगैर छोड़ के तो आ गया। ठीक है मनोहर लाल है, एक्स मिनिस्टर हैं, छोड़ के आ गए और एकदम से आ गए। मजीद वानी साहब है, छोड़ के आ गए। ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ मेन लैंड में आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? आप लोग कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, आप कैसे बोलते नहीं? हमने पहला जलसा तो जम्मू में किया, सैनिक फार्म में। तो फर्स्ट रैली विच इज अटेंडेड बाय मोर देन, आई मीन मीडिया सेड 20,000, आई विल नॉट से 20,000, बट इट वाज नॉट लेस देन 15,000। ठीक, तो आपको आप खौड़ में कब जाएंगे, बिश्नाह कब जाएंगे, गांधीनगर में कब देखिए जनाब, बात सुनिए, हमारी जो चीज़ है, एंड आई एम श्योर ही विल डू इट एंड ही विल मैनेज इट, क्योंकि आज़ाद साहब का स्टेमिना ही एक डिफरेंट लेवल का, पहाड़ का आदमी है ना, पहाड़ के आदमी को स्टेमिना बहुत होता है। ठीक, वरिष्ठ वकील, क्रिमिनल मामलों के उस्ताद और एक सियासतदान भी, अब सीनियर एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी मेरे साथ हैं। सियासी सफ़र नेशनल कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ और अब गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं या नहीं हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं। गोनी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी तस्वीर जो है वायरल हो रही है गुलाम नबी आज़ाद के साथ, कोई भी जम्मू में जो उनकी बैठकें हुई वहाँ पर आप सब जगह शामिल थे, तो क्या मान के चलें कि आप गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं? बिल्कुल। अच्छा, आपने ज्वाइन कर लिया है, क्या वजह? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बड़े करीबी दोस्त और उनके साथ बड़ी कुर्बत आपकी, और अब आप गुलाम नबी आज़ाद के साथ। मैं कोई टिपिकल पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। हम वकील लोग जो होते हैं ना, एपॉलिटिकल होते हैं, हम इस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल में भी, या पॉलिटिकल तो है, ओबियसली पॉलिटिकल तो है। एपॉलिटिकल का मतलब होता है जिनको ज़्यादा स्टेट्समैनशिप होती है। हम लोग इस चीज़ पे नहीं सोचते, क्योंकि बुनियादी तौर पे हमारी रोज़ी रोटी जो है ना, वो सियासत नहीं है। ठीक बात है। न कभी ज़िंदगी में हमने सोचा है कि सियासत को हमने अपनी रोज़ी रोटी बनाना। अगर वो बनाना होता तो जैसे आपने ही कहा, मैं फारूक साहब के इतना नज़दीक था, मुझे कई बार फारूक साहब ने कहा भी, कुछ असाइनमेंट्स के लिए भी कहा, लेकिन मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं की। हाँ, मैं उनका एज पॉलिटिकल एडवाइज़र रहा, जिसमें कोई मुझे रेम्यूनरेशन नहीं थी, कोई मुझे उसमें पैसा नहीं मिलता था। इट वाज जस्ट लाइक यू नो ए फ्रेंडली गेस्चर। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा इर्द गिर्द के हालात को देख के कुछ ज़ाती कंसर्न डेवलप करते हैं। अपने लिए बताता हूँ, लोगों के हालात देख के, रियासत के हालात देख के, मैं तो अभी भी इसको रियासत ही कहता हूँ, मैंने कभी इसको यूनियन टेरिटरी कहा ही नहीं, माना ही नहीं आपने। मैंने नहीं माना, मैं आज तक नहीं माना हूँ, अभी भी नहीं माना हूँ। अगर मेरे रास्ते में कोई चीज़ आ जाए तो शायद ये यूनियन टेरिटरी वाली बात ही आ जाए कि साहब मैं सांस नहीं ले सकता हूँ आराम से इस रियासत में जब तक इसका नाम यूनियन टेरिटरी है। क्योंकि बहुत दुखद बात यह है कि सारे हिंदुस्तान की अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखो, या जैसे भी क्या नाम है, रियासतें बनी हैं, रियासतें, एक रियासत की 2 रियासतें बनी हैं, एक यूनियन टेरिटरी शायद स्टेट भी बन गई हो, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के मामले में पहली बार हुआ कि जहाँ पर एक रियासत को, और जिस रियासत का बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था और है, उस रियासत को उठा के आपने 75 साल 73 साल की इंडिपेंडेंस के बाद रियासत से उसको आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो मुझे बहुत, आई मीन इट्स बाय देयर, इट्स समथिंग विच यू कांट रियली टॉलरेट। अगर थोड़ा बहुत भी आपको सोच है, थोड़ी बहुत भी आप समझ रखते हैं, आज वो लोग जिन्होंने तालियां बजाई थी इसको यूनियन टेरिटरी बनने के लिए, वो भी आज अब मुश्किल से कह नहीं पाते हों, लेकिन वो लोग भी इस वक्त जो है कुछ ज़्यादा खुश नहीं है सारे हालात से। तो मैंने इसी सिलसिले में, जैसे मैंने फारूक साहब को हमेशा एक बेहतर और एक अच्छा इंसान माना है, जो मेरा ज़ाती तजर्बा उनके साथ। ठीक,
उनका कंसर्न, किसी गरीब को देख के उसके लिए कंसर्न, बात करने के लिए कई चीज़ें शायद नहीं पूरी हुई उनसे, नहीं पूरी हो सकती हों, लेकिन उनका जो कंसर्न मुझे लगता था, इंसानी वो टच जो इंसानियत का लगता था मुझे उनमें, वो मुझे बेहतर लगता था। इसी वजह से उसमें फिर कुछ हमारी जो मेरी फारूक साहब के साथ बात हुई वो किसी और चीज़ पे नहीं, वो कुछ प्रिंसिपल की बात थी जिस प्रिंसिपल पे मैंने छोड़ दी। क्या प्रिंसिपल की बात थी? लाइक देखिए, JKCA का स्कैम हुआ। ठीक। अब मुझे नहीं मालूम, खुदा बेहतर जानता है, लेकिन मुझे कहा गया कि साहब, मुझे कहा गया ये भी कि साहब आप इनडायरेक्टली, ये मुझे कहा गया कि साहब आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इस स्कैम की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लीजिए। तो मैंने कहा भैया, हुकूमत तुम लोग करो, पैसे तुम खाओ, मैं बेचारा एक अपना मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, मैंने इज्जत कमाई है दुनिया में, मैंने और कुछ कमाया नहीं है ज़्यादा। मुझे जब तक दिन को सुबह काम करने नहीं जाऊँ तो मुझे दूसरे दिन की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक। क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान है। आई हैव लिव्ड अ किंग्स लाइफ ऑलवेज, लेकिन अपने प्रोफेशन से, ठीक। उसमें कभी ये सोचा ही नहीं कि कहीं मैं दूसरी जगह से कोई 5 पैसे की भी, जैसे सब लोग धंधा भी करते हैं, पॉलिटिशियन दुकान भी खोलते हैं, दुकान मॉल भी भी बनाते हैं, मॉल भी बनाते हैं, क्या नाम है, कमाई के कई एजेंसीज जरिए। भी लेते हैं, शराब की दुकानें भी लेते हैं। कोई आदमी मुझे बताए, मैं असलम गोनी को बता दे कि भाई ये आपको 5 पैसे की या आपने इनकम अपनी वकालत के अलावा कहीं से जनरेट की, 5 पैसे की। ठीक। तो आपको कहा गया क्या तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, मैंने सिर्फ इज्जत कमाई है। उन्हें शायद ये लगा हुआ आप एक बेहतरीन वकील हैं तो आप निकल जाएं। अगर फारूक साहब को कोई खुदा न खास्ता, मैंने ये कहा उनको, मैंने कहा अगर फारूक साहब को, और वो कौन आदमी था जिसने मुझे ये बोला मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आदमी कल तक उनके सब काम को चलाने वाला आदमी था, आज वो नहीं है उनके साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, आज नहीं है उनके साथ। वो यहाँ पर इस ड्राइंग रूम में आके मुझे बोला। मैंने कहा भैया यार, धंधे तुम करो यार, प्रॉपर्टीज तुम बनाओ यार, हर एक चीज तुम करो, मैं तो यार अपनी मरवत में फंसा हूं फारूक साहब के साथ। अगर खुदा न खास्ता फारूक साहब को कोई हमला करने आता तो मैं कहता भाई फारूक साहब को कोई नुकसान मत करो, पहले मुझे करो फिर इनको। ठीक। मैं अपनी छाती उसकी छाती की जगह रखी। ठीक। लेकिन मैं यार ये चोरी का इल्जाम जिसका मुझे मालूम नहीं, जिसका मुझे पता नहीं है, ये कैसे अपने सर लूं? ठीक। मेरी तो मैं तो इस चीज से मेरे ख्याल में मेरा दम घुट जाएगा। ठीक। आप लोगों को आदत है, मुझे तो कोई ऐसी आदत नहीं है। ठीक। तो आई स्ट्रेट वे रिफ्यूज एंड आई टोल्ड दैट पर्सन टू विकेट माई ड्राइंग रूम एंड गो अवे। ठीक। अब इसी सिलसिले में था तो फारूक साहब ने कभी मुझे अबेंडन तो नहीं किया, लेकिन कुछ मजबूरियां रही होगी, कोई बाप बेवफा नहीं होता, वो तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो खैर जब हो गया तो मुझे कहा गया एक दिन अचानक, आई वॉज नॉट इन एनी पार्टी, मुझे अचानक कहा गया कि साहब सोनिया गांधी ने आपका नाम अप्रूव कर लिया कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए। आपको कोई खबर नहीं है? मुझे कुछ पता नहीं है, मान मैं कभी मिला, आज तक भी मैं नहीं मिला हूँ, ना सोनिया जी से मिला हूँ, ना मैं कभी राहुल गांधी से मिला। तो मैंने ये सोचा, मैंने अंदाज़ा, क्योंकि आज़ाद साहब के साथ एक भाई का तल्लुक तो हमेशा था, एक जगह के रहने वाले हैं, फिर हमारे बुज़ुर्गों के रिश्ते थे, आपस में बड़े करीबी रिश्ते थे, तल्कात थे, तो वो तो हमेशा था। लेकिन मुझे एक मर्तबा आज़ाद साहब ने बहुत इम्प्रेस किया। जब ये सिलसिला चल रहा था उनकी मदर की, ये निसार की मदर की, जो उनके भाई हैं यहाँ पे रहते हैं हमारे साथ, ठीक। उनकी जब डेथ हुई तो मैं उस दिन फारूक साहब को चिराला जाना था, मैं चिराला उनके साथ गया। यहाँ से तो मैं गाड़ी में गया जी। वहाँ से मैं फारूक साहब के साथ चॉपर में वापस आया, गाड़ी मैंने बाय रोड भेजी। तो उस दिन 40वां था आज़ाद साहब की मदर का।
मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पे वो सारा फंक्शन वगैरह हो चुका था, लेकिन चंद एक लोग, कुछ दोस्त थे फारूक इसके क्या नाम है आज़ाद साहब के, वो बैठे थे। मैं गया तो मुझे भी आज़ाद साहब ने अपने साथ ऐसे सोफे पे बिठा दिया। ठीक। क्या हाल है, कहाँ था? मैंने कहा मैं वो चिराला गया था फारूक साहब के साथ। अच्छा अच्छा बैठो, क्या हाल है उधर? मैंने कहा जी ठीक है। जो इन इलाकों का होता है वही हाल है। वही हाल है। तो मुझे एक बात उन्होंने कही, अपना मेरा सर अपनी छाती के साथ रख के कहा, मुझे कान में कहा, इट वॉज नॉट ऑडिबल टू अदर पीपल। ठीक। मुझे कहा कि देखो, अगर मुझे 2 साल और मिले होते ना, वो मुझसे दरअसल बात उन्होंने की एज बीइंग फ्रॉम सेम प्लेस। सेम प्लेस, बिल्कुल। तो हमारे इलाके से ज़्यादा मुझे नहीं लगता पिछड़ा हुआ इलाका और कोई है। तो जो मुझे हमेशा तंग करता, जो बात मुझे हमेशा सताती है कि भाई कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, बेहतरी लोगों के लिए कुछ हो जाए। तो इनने मुझे कहा यार देखो, 2 साल अगर मैं और चीफ मिनिस्टर रहा होता ना, तो हमारे लोगों को किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आज़ाद, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे कहा। उस वक्त मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में था, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में रह गई। अब जब बाद में सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई, कुछ मसले हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐन मुमकिन है मेरे ख्याल में कि जब मुझे सोल साहब ने मुझे फ़ोन किया, वो प्रेसिडेंट थे यहाँ पे, उन्होंने कहा जी आपका नाम, पहले मुझे प्रेस वालों ने पूछा, मुझे ख्याल है एक्सेलशियर से मुझे फ़ोन आया, तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम है भाई, मैं नहीं जैन शैन कुछ कर रहा हूँ। फिर मुझे सोल साहब का फ़ोन आया और सोल साहब ने मुझे बोला कि हाँ जी आपका वो नाम अप्रूव। अब मैंने ये सोचा, मेरे जहन में ये आया कि ये शायद आज़ाद साहब ने इनिशिएट किया होगा, नाम उन्होंने दिया होगा। हाँ, मैंने कहा अब कहाँ ना करना, छोड़ो पड़े। मैंने हाँ जी ठीक है बजाएगा। लेकिन ये कब की बात है जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की? ये 2013 20 अक्टूबर 2013 आपने ज्वाइन की कांग्रेस। हाँ, लेकिन मैं ईमानदारी से आपको बोलता हूँ, मैंने कभी किसी कांग्रेस के फंक्शन में, कहीं और चीज़ों में कोई ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। आप नज़र भी नहीं आए किसी कांग्रेस के फंक्शन में? जाता ही नहीं था मैं कहीं। कभी एक आध बार, जिस वक्त एक बार एक डेलीगेशन आया था, वहाँ पर मैं गया था, अलबत्ता जब वो मनमोहन सिंह जी और वो, वहाँ पर मुझे उन्होंने वक्त दिया बोलने के लिए, तो मैंने कुछ खरी खरी साफ सी बातें सुना दी। जो मैंने कहा ना आपको, हमको ये परेशानी नहीं है कि ये रोज़गार है हमारा, हाँ, सियासत हमारा रोज़गार नहीं। ठीक। तो ना मुझे सियासत रोज़गार दे ही सकती है। ठीक। क्योंकि हमको इस वकालत ने जितना बेहतर किया है, वो पैसा तो मैं ईमानदारी से सियासत में कभी कमा नहीं सकता। ठीक बात। तो वो मेरी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो सकती। ठीक। तो फिर तो वहाँ चोरी करनी है। तो बताओ, अगर आपको एक जगह पे चोरी के बगैर सब कुछ मिल रहा है, तो आपने दूसरी जगह पे चोरी करके क्यों करना है? ठीक बात है आपकी। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ कि ज्वाइन तो किया मैंने, आज़ाद साहब से मुलाकात होती थी, कभी कभार हुई मुलाकात, अलबत्ता जिस तो आपने पूछा कि आपने सुनिए ना, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, तो जिस दिन ज्वाइन करना था उससे एक दिन पहले मैंने फ़ोन किया आज़ाद साहब को। मैंने कहा साहब ये क्या है ये वो, तो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से, यू नो, ही इज़ ए वेरी समटाइम्स वेरी नॉन कमेंटल पर्सन, तो कहा हाँ हाँ ठीक है, आप कुछ मुझे थोड़ा गाइडलाइन दी कि भाई अब कल बोलोगे आप तो ऐसे ऐसे बोलना, ऐसे करना है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट मुझे अंदाज़ा लगा कि यस ही नोज इट, बट ही डेलिबरेटली डिड नॉट कम फॉर दैट ज्वाइनिंग। ठीक। उसमें काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था, बलबीर सिंह ने किया था, और भी यहाँ जम्मू में काफ़ी लोगों ने, जाहिदा थी वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उन्होंने किया, जाहिदा खान, हाँ, ये 4 5 6 लोगों ने हमने किया था ज्वाइन। लेकिन मुझे कभी भी कुछ मज़ा नहीं आया, जो मुझे चाहिए था वो चीज़ नहीं। तो फिर अल्टीमेटली जब ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गई, तो आई कम्प्लीटली लास्ट इंटरेस्ट। रीऑर्गेनाइजेशन जो हुई, रीऑर्गेनाइजेशन हुई, आप यकीन मानिए, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद मैं आज तक कभी दिल्ली नहीं गया हूँ। मेरे सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस हैं, वो भी करने नहीं गया, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आज मेरा दिल ही नहीं करता, कश्मीर नहीं जाता था, दिल नहीं करता था, क्योंकि मैं शॉक्ड फील करता हूं कि इससे बड़ी बेइज्जती इस रियासत के लोगों की और नहीं हो सकती। ठीक।
चलिए आप 370 को मैं साइड पे रख लूँ, 35A को साइड पे, लेकिन एज ए वकील मैं उसको भी मानने को तैयार हूँ। बस इतने वकील में मानने को तैयार नहीं हूँ जिस 370 पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की संपत्ति पर का है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 की जजमेंट है, जिस जजमेंट में 370 हैज बीन इन डिटेल, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जजेस बेंच, इन डिटेल इट हैज बीन अपहेल्ड, 35B हैज बीन अपहेल्ड, 35A जो है it related to the property, 35B related to the detention law. ठीक, That has been upheld. That means 35A2 has been upheld by the ठीक, Supreme ठीक, Court. तो मुझे तो एज लायर ये समझ ही नहीं ना आती थी कि भैया ये कैसे हो सकता है। मुझे आप यकीन मानिए, मैं भद्रवाह में था डिसेंट्रलाइजेशन से रीऑर्गेनाइजेशन से 4 दिन 5 दिन पहले ठीक। मैं भद्रवाह में था। मुझे वहाँ पर लोकल किसी कोई लड़का आया, उसने मुझे ही वाज सम जर्नलिस्ट, लोकल जर्नलिस्ट, उसने मुझे इंटरव्यू किया डिटेल। मैंने कहा भैया कौन करेगा यार, अरे भाई यूनियन टेरिटरी तो दूर है, मैं तो 370 को मानने को तैयार नहीं था, मैं 35A को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि लेकिन बाद में ये हो गया। अच्छा, बाद में हो गया। अब आप ये बता रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ ही क्यों? हाँ, मैं बताता हूँ आपको साथ ही। देखिए आप मुझे आई टू डू नॉट हैव मैनी इनिंग्स टू प्ले नाउ बिकॉज एज इज ए फैक्टर, दो आई मे बी लुकिंग लिटिल यंगर बट आई एम आल्सो नाउ टचिंग 68। मुझे हमेशा ये चीज़ रही है, देखिए जब भी मैं गया, गुलाम नबी आज़ाद जब 2.5 साल यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, मैं ईमानदारी आपको बोलता हूँ, मैं भी हिंदुस्तान में लोग मुझे जानते हैं, सारे मुल्क में जानते हैं, लेकिन मुझे ये लगा कि हमारे इलाके की पहचान उस वक़्त ही हुई जिस वक़्त गुलाम नबी आज़ाद यहाँ चीफ मिनिस्टर। ठीक, और लोगों ने जानना शुरू कर दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा कहीं है, इस डिस्ट्रिक्ट डोडा की कोई एक जगह भद्रवाह है, भद्रवाह के साथ कोई दूसरा इलाका है, ये सारी चीज़ें करते करते, और यू हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग कि वट एवर इन हिज ब्रीफ पीरियड ही कुड डू, ही ट्राइड टू। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जो कुछ वो कर सकते थे वो उन्होंने अपने उस ब्रीफ पीरियड में किया। लेकिन गौरी साहब ये बताइएगा कि जब हम सियासी समीकरणों को देखते हैं और ज़मीनी स्तर पर देखते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के पास क्या है, तो 2 सीटों के आगे कुछ नज़र नहीं आता। और उसके बाद जब वो रैली भी करते हैं तो वो पहली रैलियाँ अपनी जो है डोडा किश्तवाड़ अपने बैशन में करते हैं जहाँ वो सबसे ताकतवर हैं। उसके बाद वो कश्मीर चले जाते हैं, वहाँ बारामुल्ला और अनंतनाग में रैलीज़ करते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जनाब जो बीजेपी डोमिनेटेड जो इलाके हैं, उधमपुर हो गया, रियासी हो गया, सांबा हो गया, कठुआ हो गया, या ये बाकी इलाके, इन इलाकों में ना तो वो रैली करते हैं, ना वो इन इलाकों से शुरुआत करते हैं। तो लोग यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि भाई मसला क्या है, क्यों नहीं करते ऐसा? ना वो देखिए ना, अभी तो पार्टी भी अनाउंस नहीं हुई है ना। ठीक, मेरे ख्याल में गुलाम नबी आज़ाद साहब पहले लीडर हैं, बहुत लोगों ने पार्टियां लॉन्च की अपनी, ये नहीं कि आज़ाद साहब को पहली पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। जितनी रीजनल पार्टीज है वो तो लॉन्च ही की है ना। अगर ममता बनर्जी भी निकली थी, कांग्रेस से ही निकली थी, अगर समाजवादी पार्टी नहीं तो सोशलिस्ट से निकले, सब लोगों ने पार्टी लॉन्च की। लेकिन आपको एक चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए एज ए जर्नलिस्ट जी, कि एक गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं जो पार्टी लॉन्च करने से पहले लोगों के पास आए। अब किस कदर लोगों के पास आए वो अलग बात, ठीक, लेकिन लोगों के पास आए, उनने ये लोगों को नहीं कहा अगर आज आप बनी या अपनी पार्टी बनी या कोई और पार्टी बनी, उनने कहा ये झाड़ू है, नारा लगाओ। ठीक, उनने कहा ये अपनी पार्टी है, ये इसका नारा लगाओ, घर पे बनाई पहले। ठीक, आज़ाद साहब ने थोपी नहीं है पार्टी लोगों को। ठीक, आज़ाद साहब आए। हाँ, अब चीज़ ये है कि जितना एक टाइम था उनके पास, मैं सारे टूर में उनके साथ था, ठीक, मैं कश्मीर के भी सारे टूर में उनके साथ था, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में भी, तो हमें 2 ही जगह, हमने तो भद्रवाह में भी नहीं जलसा किया, ठीक, हमने एक जलसा बाला में किया, जस्ट टू सी द पल्स एंड द मूड ऑफ द पीपल, ठीक, एंड दूसरा हमने धर्मशाला में किया, किश्तवाड़ में भी नहीं किया, ठीक, हमने तीसरा जलसा छात्रों में किया, ठीक,
चौथा जलसा हमने क्या नाम है बारामूला में किया, उड़ी बारामूला में, ठीक पांचवा जलसा हमने अनंतनाग में किया। ठीक 5 जलसे किए। इट वॉज, क्योंकि आज आपका सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक। आज ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आप करो। मैसेज एक जो है वो ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल होकर पहुंच जाता है लोगों के पास। और मेरे ख्याल में उस हिसाब से जो नीयत आज़ाद साहब की थी कि मैं लोगों से पहले पूछूं, और उनने हर पब्लिक गैदरिंग में पूछा कि क्या आप लोग मुझे इजाज़त देते हो कि मैं पार्टी लॉन्च करूं। ठीक लोगों ने कहा कि दो हाथ उठा के लोगों ने कहा, तमाम लोगों ने। देखिए मेरे लेकिन फिर लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं आप बीजेपी की डी टीम है? अरे जनाब देखिए, लोगों को क्या है, असलम गोनी कभी बीजेपी जो आदमी आपको ये बैकग्राउंड कह रहा है, जो आदमी आपको ये कह रहा है कि मैं अभी तक दिल्ली नहीं गया जब से रीऑर्गेनाइजेशन हुई स्टेट की, मैं कहीं पे मुझे भिनक भी लग जाए कि बीजेपी के साथ कोई ट्रैक है, मैं रहने वाला हूँ वहाँ पे। मैंने आपको पहले बोला मेरी रोटी रोजी पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक। लेकिन क्योंकि इस वक्त अगर आप लोगों की हालत देखेंगे ना, बिला लिहाज मजहबों में आपका कहने का मतलब लोगों की हालत बहुत ख़राब है। लोगों की हालत बहुत ख़राब है। और मुझे नहीं लगता है कि इन वन सेंटेंस मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर को गुलाम नबी आज़ाद के मुकाबले का बेटर एडमिनिस्ट्रेटर मिल सकता है। आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर तक वो पहुंचेंगे? इतना बड़ा सियासी मैदान है, एक तरफ बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। यू डू फॉर दैट ना। अगर मैं ये कहता हूँ कि साहब मैं डेवलपमेंट करूंगा, मैं आपको आगे बताऊँ कैसे, तो जब उस जगह पे पहुंचूंगा तभी तो कर सकता हूँ ना। ठीक। आपको लग रहा है? कौन? आपको लग रहा है गुलाम नबी आज़ाद चमत्कार? देखिए, जो मैं ईमानदारी से बताऊँ आपको, कश्मीर में जो मैंने देखा, मैं ईमानदारी आपको बोलता हूँ, मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मेरे ख्याल में शायद आज़ाद साहब ने नहीं एक्सपेक्ट किया था। अब आपको कोई बोले नहीं बोले, देखिए 2 जलसे मेजर जलसे हुए। जो बारामूला का जलसा था उसमें भले ज़्यादा 3-3.5 हज़ार के करीब लोग थे, लेकिन कश्मीर में इस वक्त 3-3.5 हज़ार लोगों का आना बड़ी बात है। लेकिन वो उस वजह से कम वहाँ हुए क्योंकि उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी। ठीक। जो अनंतनाग का जलसा हुआ उसमें विदाउट एग्जेजरेशन 9 और 10 हज़ार के बीच लोग थे। 10 हज़ार के करीब लोग आए थे। 9-10 हज़ार के बीच थे। अब मैं एग्जैक्ट नहीं बोला 10 हज़ार हो गए, 9-10 हज़ार के करीब लोग। ठीक। कश्मीर में इस वक्त मुझे कोई और आदमी दिखाया 10 हज़ार लोगों का जलसा करके। यानी आप कहते हैं वेव गुलाम नबी आज़ाद के हक में है। ये एक चीज़ होगी। ये दो जलसे हुए। तीसरी चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि आज़ाद साहब जितने दिन फिर ये कश्मीर पहुंचे, 10 शाम को, 11 को उन्होंने जलसा किया, क्या नाम है, बारामूला में। 12, 13, 14, 15, 14 तक उन्होंने डेलीगेशन से मुलाकात की गेस्ट हाउस में, जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे गवर्नमेंट का, वहाँ पे की। और आप यकीन मानिए, मैं अक्सर वहाँ जाता था, देखता था, हर इलाके से डेपुटेशन आए, हर इलाके से, चाहे वो टंगदार से हो, चाहे वो उड़ी से हो, चाहे वो करना से हो, चाहे वो जो दूर दराज के इलाके, सब जगह से डेपुटेशन मिलने आए। हर जगह से डेपुटेशन मिलने आए। और मैं भी पॉलिटिकली मूव किया हूँ, मैंने देखा है, बड़े सेंसिबल डेपुटेशंस थे। ये नहीं लगता था कि किसी आदमी ने कोई लीडर आया है, उसने इम्प्रेस करने के लिए किराए के 15 लोग लाए। ठीक। ये बिल्कुल नहीं लगता था। लगता बिल्कुल ये था कि जो लोग आए हैं, कोई रिटायर्ड एसपी है, कोई रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, कोई प्रोफेसर है, इस किस्म के लोग वहाँ डेपुटेशंस में आए। भले ही आपके जितने नौजवान ने उनको लीड किया हो। ये एक नई फीलिंग आई हुई है लोगों में भी कि भाई ठीक है, अगर कैपेबल। आपने देखा, आप देखिए पंचायत इलेक्शन, आप देखिए डीडीसी के इलेक्शन, जो भी नौजवान, चाहे उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड था कोई या नहीं था, अगर वो पढ़ा लिखा है, अगर वो प्रेजेंटेबल है, पॉलिटिकली प्रेजेंटेबल है, उसको लोगों ने जिताया। ठीक। बाकी तो पार्टी बेसिस पे जो हो गया सो हो गया, लेकिन उसको जिताया। और अगर उसने कहीं किसी पार्टी के नाम पे भी लड़ा तब भी जीता। ठीक। वो एक
एक डेफिनेट चेंज है माइंड। अब ये वो स्टेल वाली चीज नहीं है। जैसे आपने कहा स्टेल वाली चीज़ नहीं, लेकिन क्या गोनी साहब आपको ये लग रहा है कि 6 महीने के या 3 महीने के वक्फे में गुलाम नबी आज़ाद इतना सफ़र तय कर पाएंगे जितना सफ़र नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, बीजेपी ने, कांग्रेस में इतने सालों में तय किया है? यानी जमात बनाना, जमात बनाने के बाद लोग जोड़ना, लोग जोड़ने का वर्कर बनाना, फिर बूथ लेवल, बूथ पर आपको वर्कर चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको सब जगह वर्कर चाहिए, 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ना, क्या ये सारी चीज़ें मुमकिन है? मैंने आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं रहा हूँ, मैं सारे पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन देखे, काफ़ी मेरे पवार साहब के साथ एक तो बहुत अच्छे रकार थे, जाता था, मैं देखता था उनकी वर्किंग, देखता था कि कैसे काम करते हैं। देखिए, मैं वकील हूँ, मेरा टाइम टेबल जो है, मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ। ठीक। 3:30 बजे उठने के बाद मैं 5, 5:30 बजे तक अपनी जो कुछ भी थोड़ा सा ऊपर वाले को याद करना होता है वो करता रहता हूँ। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे जाता हूँ। ये मेरा मामूल है, ये मेरा मामूल है, तब तक मैं दिन अपना शुरू नहीं करता। ठीक। वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ से निकल के मैं अपने जिम जाता हूँ। ठीक। जिम से वापस आके 1.5 घंटा जिम करके मैं वापस जब घर आता हूँ तो अपना काम शुरू करता हूँ। ठीक। काम शुरू करता हूँ 7:30, पौने 8, 8 बजे, 8-9 बजे तक, जैसे भी हो, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, काम, कोर्ट गए, कोर्ट से वापस आए। मेरा भी दिन ऐसा होता है जो 10 बजे ख़त्म होता है। ठीक। सुबह 4 बजे। ठीक। और उसमें अगर मुझे कहीं किसी अगर आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, मुझे आप कहोगे सो जाओ, तो मैं अभी सो सकता हूँ। ये मुझे ब्लेसिंग है ऊपर वाले की। ठीक। मैं ईमानदारी आपको बोलता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का काम करने का तरीका जो, और जो उनको स्टेमिना है इस वक्त भी काम करने का, मैं ईमानदारी से आपको बोलता हूँ कि 2 दिन में मैं भी थक जाता हूँ उनके साथ। अच्छा, यानी आपको लग रहा है कि वो 90 सीटों पर कैंडिडेट खड़े कर पाएंगे? नहीं, देखिए, वो अभी इट विल बी टू प्रीमेच्योर फॉर मी टू से दैट। ठीक। क्योंकि अभी तो पार्टी अनाउंस हो गई, ठीक। पार्टी का स्ट्रक्चर भी, और हमने जो आज़ाद साहब ने कहा है कि साहब हम जो ब्लॉक कमेटीज बनाएंगे वो ब्लॉक्स में जाके बनाएंगे। ठीक। आप कहते हैं ना, आप यहाँ नहीं गए, हमने 4 जगह चुनी। लेकिन आप डेलिबरेटली ऐसा कर रहे हैं कि बीजेपी वाले जो डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी से आप दूर रह रहे हैं? नो 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 नो, हु सेड सो? वी विल गो टू एवरी प्लेस, वी विल गो टू एवरी कॉर्नर। अब इस वक्त ये था कि बुनियादी तौर पे जिस वक्त शुरू में लोग कह रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेट आप करेंगे, जो लोग कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेट आप करेंगे डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और उसके बाद कश्मीर और राजौरी, पुंछ, लेकिन आप ये जो मेन लैंड सारे के सारा जम्मू है वो छोड़ देंगे। आप कैसे बोल रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। सब सपोजिंग जम्मू से जो लोग कांग्रेस छोड़ के आज़ाद साहब के साथ जुड़े, अभी तो कोई पार्टी नहीं ना, जो आज़ाद साहब जिनने रिजाइन कर दिया एकदम से, कुछ भी जाने बगैर, मतलब ताराचंद जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अपना उनका एक कद है पॉलिटिक्स में, उसने 2 मिनट भी सोचे बगैर छोड़ के तो आ गया। ठीक है। मनोहर लाल है, एक्स मिनिस्टर हैं, छोड़ के आ गए और एकदम से आ गए। मजीद वानी साहब हैं, छोड़ के आ गए। ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ मेन लैंड में आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? आप लोग कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, आप कैसे बोलते नहीं? हमने पहला जलसा तो जम्मू में किया, सैनिक फार्म में। तो फर्स्ट रैली विच इज अटेंडेड बाय मोर देन, आई मीन मीडिया सेड 20,000, आई विल नॉट से 20,000, बट इट वाज नॉट लेस देन 15,000। ठीक, तो आपको आप खौड़ में कब जाएंगे, बिश्नाह कब जाएंगे, गांधीनगर में कब रैली? जनाब, बात सुनिए, हमारी जो चीज़ है, एंड आई एम श्योर ही विल डू इट एंड ही विल मैनेज इट, क्योंकि आज़ाद साहब का स्टेमिना ही एक डिफरेंट लेवल का, पहाड़ का आदमी है ना, पहाड़ के आदमी को स्टेमिना बहुत होता है। ठीक। और अगर आज़ाद साहब इतना, आज इनको लोग बोले कि भाई हमने आपको, कांग्रेस ने आपको ये दिया वो दिया, अरे यार, जो गुलाम नबी आज़ाद के कंटेम्प्रेरीज थे कांग्रेस में, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, इस किस्म के लोग जो कंटेम्प्रेरीज थे इनके, गुलाम नबी आज़ाद साहब की कोई बुरी आदत नहीं है, शराब नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, कोई बुरी आदत नहीं है। उसने अगर सारी कांग्रेस को, और जहां पर उसने उनको सैकड़ों जगहों पर इलेक्शन जिता के दिए, उसकी क्वालिफिकेशन ये थी कि वो एआईसी के दफ्तर से रात के 1:30 बजे तक नहीं उठता।
रात के 1:30 बजे वो AICC का दफ्तर छोड़ के निकलता था। बाकी लोगों को तो अपनी लाइफ थी, दे हैड देयर ओन स्टैंडर्ड, दिस वाज जो इंदिरा गांधी या जो राजीव गांधी रिकग्नाइज करते थे, या इवन आफ्टर दैट सोनिया गांधी या इवन नरसिम्हा राव, अगर वो गुलाम नबी आज़ाद को रिकग्नाइज करते थे तो वो उसकी वर्क कैपेसिटी पे रिकग्नाइज करते थे। ठीक। ये नहीं होता कि कोई भी आदमी अब कांग्रेस को दिल करे कि भाई इस आदमी को देना है। मैंने बड़ी मज़ेदार चीज़ देखी, 3 मरतबा राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब गए, जो लास्ट मरतबा गए वो सारा उन्होंने खुद मैनेज किया। ठीक। हकीकतन फैक्ट ये है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मैनेज करके एक सीट राज्यसभा में उनको दी। अब आप मुझे बताइए, सारे लोग जितने भी लोग, मैं ये दावे से बोलता हूं, गुलाम नबी आज़ाद साहब का आज के दिन तक 50 साल 55 साल की पॉलिटिक्स में आज के दिन तक जम्मू में उसका घर नहीं। आज के दिन तक उसने कहीं ये नहीं कहा कि चलो जी अब बलेसा में घर बनाऊंगा या भद्रवाह में घर बनाऊंगा या क्या नाम है कहीं। हाँ, एक घर छोटा सा उनने कश्मीर में बनाया, वो भी उनको इन-लॉज ने जगह दी। ठीक। आप देख लीजिए ना, सवाल इस चीज़ का है कि एक आदमी की कंट्रीब्यूशन, आज मीर जैसा आदमी उठे, या आज वो विकार रसूल जिसको इसने गलियों से उठा के आगे लाया, गलियों से उठा के उन लोगों को आगे लाया। इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया। आखिर में आपसे गोनी साहब आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको ये लगता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं नई दिल्ली का एक्सपेरिमेंट है गुलाम नबी आज़ाद, क्या आपको भी लगता है कि कोई नई दिल्ली वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है गुलाम नबी आज़ाद? क्योंकि लोगों ने कहा अपनी पार्टी के साथ एक्सपेरिमेंट किया, नहीं चला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, नहीं चला, अब फाइनली गुलाम नबी आज़ाद एक आखिरी मोहरा है कि अगर ये चल गए तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्टेबल सरकार मिले। ध्यान से सुनना, मुमकिन है मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। देखिए, 3 नाम तो आपने लिए, 2 नाम आपने लिए, सजाद लोन साहब, अपनी पार्टी आपने नाम लिया, मैं उसमें PDP भी बोलूँगा, मैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोलूँगा, ठीक, मैं उसमें कांग्रेस भी बोलूँगा, माइनस गुलाम नबी आज़ाद। ठीक। देखिए साहब, गुलाम नबी आज़ाद की सारी आप 8 साल की राज्यसभा की तकरीरें निकालो, ठीक। एक तकरीर में भी उसने अगर कहीं पे कोई वीकनेस टुवर्ड्स बीजेपी दिखाई हो तो मुझे मार्क करके दिखा दीजिए। ठीक। हाँ, जिस वक़्त रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उस वक़्त ये शख्स 5 घंटे राज्यसभा के फ्लोर पे बैठा रहा। उठा तब ये जब उसको किसी दोस्त ने कहा कि भैया ये रिले नहीं हो रहा। अनकंडीशनल टर्म्स में ही कंडेम्ड दिस होल एक्सरसाइज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक। कश्मीर के इश्यूज पे जब बात हुई, दोनों पांव ठहरा कर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बात की और आंख में आंख डाल के बात की। ठीक। देख लीजिए, सारी स्पीचेस देख लीजिए, मैं उसमें ये नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने भी रिपीट करके देखी। ठीक। अब आप लीजिए जनाब अली, जो लोग इस वक्त कौन कह रहा है, आप जब कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, साहब अल्ताफ बुखारी साहब बोलता हो, साहब कहीं सजाद लोन साहब बोलता होगा, कहीं कोई और भी बोल दे। लेकिन मुझे ये बताइए आप कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ पावर शेयर की या नहीं की? बिल्कुल शेयर की है ना, की है, 5 साल शेयर की, भाई साहब की है, बिल्कुल की है, और कुछ भी हो सकता है आगे। ठीक, सब मुमकिन है, सब मुमकिन। पीडीपी ने शेयर की पावर बीजेपी के साथ, नॉर्थ पोल। रादर अगर बीजेपी को किसी ने सेक्रेटरीट दिखाया तो पीडीपी ने दिखाया, बिल्कुल। इनके मुंह में जबान नाम पे फिर कोई और चीज होगी जो अब भी ये लोग कहें कि नहीं जी गुलाम नबी आज़ाद मिल रहा है। ठीक। अच्छा, उसके बाद मोदी साहब के साथ हाथ में हाथ मिला के फोटो सोशल मीडिया पे अल्ताफ बुखारी साहब ने डाला।
ठीक। सजाद लोन साहब पीडीपी बीजेपी कोलिशन में मिनिस्टर बने बीजेपी के खाते में, बिल्कुल बने। बने ना, बीजेपी के खाते में बने, बिल्कुल। अदरवाइज वो मिनिस्टर नहीं बन सकते। बीजेपी ने कहा, मोदी साहब ने कहा भाई मेरे खाते में इसको डाल दो, मैं हम एक मिनिस्टर कम करेंगे, आप इनको मेरे खाते में डाल दो। ठीक। बना। अब गुलाम नबी आजाद साहब को क्या कहते हैं कि भाई जब आप रिटायर हुए एज राज्यसभा तो उस दिन मोदी साहब रोए, वो क्यों रोए? ठीक। अब देखिए, मोदी साहब का रोना कोई कंस्पिरेसी नहीं हो सकती है, ये इंसानी जज्बात हैं। और रोया किस बात पे मोदी साहब, किस बात पे रोया? रोया इस बात पे कि इनकी कंट्रीब्यूशन देखते हुए कि साहब जिस वक्त गुजरात के लोगों को मिलिटेंट्स ने मारा था कश्मीर में, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे, और मोदी साहब चीफ मिनिस्टर थे क्या नाम है गुजरात में, और उस गुजरात के इशू पे जब इन्होंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा भावुक हुए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली, एंड ही वाज प्रॉब्ली क्राइंग आल्सो कि ये क्या होगा। ठीक। अब वैसा मुझे बताइए आप, अगर उस पे मोदी साहब को वो याद करके मोदी साहब को आंसू निकले तो ये कहाँ की अंडरस्टैंडिंग होगी? इट्स ऑल ए इमोशनल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक। एंड यू नो पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग लाइक कि मेरा पॉलिटिकल एडवर्सरी है तो वो रोए तो मैं हंसूं, ठीक बात है। जो बदकिस्मती से आज होता है। ठीक। लेकिन पॉलिटिक्स इज, आपकी पॉलिसीज हैं, आपकी नीयत है, आपको क्या करना है, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग्स ना, वी कांट बी पर्सनल एनिमीज ऑफ ईच अदर। ठीक, बिल्कुल। तो ये जो चीज मैं आपको बता रहा था अभी, 1 मिनट में आपको बताऊंगा। अब ये सब लोग इन्हीं के मुंह से निकलता है ना कि गुलाम नबी आजाद साहब मिले हैं जी, मिले हैं, दिल्ली के आदमी। हाँ, दिल्ली के आदमी। अरे भाई साहब, गुलाम नबी आजाद साहब का अपना एक इंटरनेशनल स्टेचर है, अपना, चाहे वो कांग्रेस के नाम पे ही, लेकिन ही इज रिकॉग्नाइज्ड। और बगैर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, रीजन, एनीथिंग, जिस भी जम्मू कश्मीर के आदमी को आप पूछो कि भाई गुलाम नबी आज़ाद साहब के 2.5 साल कैसे थे, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक। आज कश्मीर में हर इंसान कहता है कि उससे बेहतर पीरियड हमको कभी मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद असलम गोनी। आपने साफ तौर पर इनसे सुन ली। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को जो लोग नई दिल्ली का आदमी कहते हैं, वो ज़रा ये बताएं कि 1999 से लेकर 2003 तक अलायंस में कौन था, 2014 से लेकर 2018 तक अलायंस में कौन था जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाई, और कौन था जो बीजेपी के खाते से मंत्री बना। तो अगर ये सभी लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, गुलाम नबी जैसे आज़ाद जैसी सियासी शख्सियत के ऊपर जो इंटरनेशनली मानी हुई हस्ती हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना बचकाना हरकत है।